थोड़ा बिग बैंग थियरी के बारे में अच्छे से समझते हैं जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, यानी कि प्रिमिटिव अपना अब हम अपने अर्थ में आएंगे। तो इस तरीके से आपको समझा होगा यहाँ पे कि इस तरह से अपना सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हो बिग बैंग थियरी के थ्रू, ठीक है। और इससे अपना सोलर सिस्टम बना, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों ये पत्थर यहाँ पे कोलाइड हुए तो फिर इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, इनके अंदर बहुत सारे क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम और बहुत सारे प्लैनेट्स, इस तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हुआ और इस तरह से अपना यहाँ पे अर्थ भी बना, ठीक है। तो पहले अर्थ किस तरह दिखता था, क्या था अर्थ, तो वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, बहुत मजा भी आएगा। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है एक्सप्लेन इन द बिग बैंग थियरी, ठीक है। बिग बैंग थियरी के थ्रू हम यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और ये जॉर्ज लेमेट्रे ने इसको एक्सप्लेन किया था, इस बात को ध्यान रखना। जो बिग बैंग थियरी है ये एक्सप्लेन करती है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, ये बिग बैंग थियरी बताती है, ठीक है। और इस थियरी में क्या हुआ था कि टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फटाफट समझाने के बाद क्या, देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है ना, चमकीला सा एकदम है, ठीक है। तो ये टाइटैनिक एक्सप्लोजन यहाँ पे अच्छे से हुआ था और इस एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारी गैलेक्सियां फॉर्म हुई। अब सोचो ना यार, हम खुद अपनी मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में रहते हैं और उस गैलेक्सी के अंदर कितने सोलर सिस्टम होंगे और उस सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स होंगे। तो हमारे खुद के सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। अब आप सोच सकते हो, जिसमें से 3rd नंबर में अपना प्यारा यहाँ पे अर्थ आता है, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा याद रखो अच्छे से। तो टाइटैनिक एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारी गैलेक्सियां फॉर्म हुई, उसमें से अपना उन सारी अमंग ऑल दीज आवर गैलेक्सीज मिल्की वे भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये मिल्की वे के अंदर अपना सोलर सिस्टम है और जिस सोलर सिस्टम के अंदर हम अपने यहाँ पे 3rd नंबर में एक प्लैनेट देखते हैं, जो कि पहले शुरुआती टाइम पे स्टार्टिंग में वो जो प्लैनेट था, जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट था, वो एक जस्ट आग का गोला यानी हॉट गैस, यानी गैसेस का एक गर्म गैस का एक गोल यानी कि स्फीयर था, ठीक है। हॉट गैस था, ठीक है। और जिसके अंदर कॉस्मिक डस्ट, यानी कि कॉस्मिक कभी भी वर्ड आया ना तो आपको स्पेस के बारे में समझना है, ठीक है। तो कॉस्मिक डस्ट यानी कि धूल होती है अंतरिक्ष यानी स्पेस की, जो धूलें होती हैं यानी कि जो भी डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स, इन सभी से अपना अर्थ सराउंडेड था। कोई वहां पे अर्थ यानी सॉइल, सॉल्ट या फिर कोई भी आप बोल सकते हो कि रॉक, ये सारी चीजें कुछ भी फॉर्म्ड नहीं थी, ठीक है। ओनली एंड ओनली गैसेस थी, ठीक है। और इसी गैस से भरे हुए बड़े से बंडल्ड स्फीयर को हम नेबुला कहा करते थे। बाद में ये नेबुला में क्या हुआ कि ये जो गैस है और ये जो कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स है, ये सभी के सभी स्ट्रेटिफाइड हुए। कहने का मतलब ये है कि जो हेवीएस्ट गैस मॉलिक्यूल थे, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुए, ये सारे बड़े बड़े जो हार्ड पार्टिकल थे, ये हैवी पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते गए और जो मतलब लाइटेस्ट पार्टिकल है, जो हल्के पार्टिकल, ये ऊपर ही रह गए, ठीक है, ऊपर उड़ते रहे हवे में, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो कंडेंस होके हैवी पार्टिकल लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सभी के सभी अर्थ के कोर में चले गए, यानी कि वो नीचे की तरफ धस गए इतने बड़े पूरे प्लैनेट में। तो हम उसे कहते हैं कि कोर में चले गए। और जो बाकी के हाइड्रोजन है और अदर गैसेस है, नाइट्रोजन हो गई, फिर ऐसे ही कार्बन, ये सारी बहुत सारी गैसेस जो बची, हीलियम है, ये सारी गैसेस क्या हो गई, एक ऊपर ही अटक गई यानी गैसेस, और इनसे बन गया क्लाउड। और ये हेल्प किया फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में क्लाउड्स ने हेल्प किया। और क्लाउड्स खुद कैसे फॉर्म हुए, तो इन्हीं गैसेस जो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर रह गई, क्योंकि हैवीएस्ट पार्टिकल लाइक आयरन, निकल और भी बहुत सारे मैग्नीशियम वगैरह, ये सारी चीजें, एल्यूमिनियम वगैरह, तो अर्थ के कोर में चला गया, ठीक है। तो बाकी की जो चीजें बची ये अर्थ के ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर बना दिया, इन्होंने क्लाउड्स बना दिया। तो इस तरीके के आपको सारी चीजें समझनी है और इस तरह से अपनी बिग बैंग थ्योरी से हमारा प्लैनेट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। और बहुत हॉट था पहले प्लैनेट, अब यहाँ पे अपना प्लैनेट कूल हो रहा है, ठीक है। और मिल्की वे दिखा दूं, देखो ये अपना प्यारी सी व्हाइट कलर की मिल्की वे है, बहुत अच्छी दिखती है और यही एक स्पाइरल शेप में होती है, राउंड ऐसा घूम घूम के ऐसे होती है स्पाइरल शेप में अपना मिल्की वे। और इसी में कहीं अपना छोटा सा सोलर सिस्टम होगा, ठीक है, कहीं पे होगा, और इसी सोलर सिस्टम के अंदर हमारा कहीं छोटा सा प्यारा सा अर्थ होगा, ठीक है। तो अब ढूंढो बैठ के, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे
समझते हैं अभी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने अच्छे समझ लिया कि अपना अर्थ बहुत हॉट था, ठीक है, बहुत ही हॉट था अपना अर्थ, और इस हॉट अर्थ में क्या हुआ, जो हैवीएस्ट पार्टिकल थे वो अर्थ के कोर में चले गए और बाकी के सभी ने यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना दिया। अब कैसे अमोनिया, वाटर और मीथेन कैसे फॉर्म हुआ? ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर था वो प्रिमिटिव फॉर्म, प्रिमिटिव मतलब अच्छे से यहाँ पे फॉर्म नहीं था। फिर क्या हुआ, जो लाइट गैसेस थी वो जो ऊपर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में लाइट जो गैसेस बची ना, लाइट मतलब जो हल्की गैसेस है, यहाँ पे लाइट मतलब वो लाइट से मतलब नहीं है, हल्की, ठीक है, लाइटर गैसेस, हैवियर गैसेस तो नीचे चली गई। जो हल्की गैसेस हैं, लाइटर गैसेस है, लाइक हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर क्लाउड्स में रह गई। अब धीरे धीरे उन्होंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। तो लाइक मान लो मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन किया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इस तरीके से NH3 बन जाएगा, तो ये बन गया अमोनिया। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया तो ये बन गया देखो मीथेन। फिर ऐसे ही अगर कार्बन ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया तो ये बन गया वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ रिएक्शन करके, छोटी छोटी गैसों ने रिएक्ट किया। बट क्या यही हुआ होगा? साइंस अभी भी इसका प्रूफ नहीं दिया है, बस ऐसा मानता है कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ये अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है, तो साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, जस्ट यही है। और फिर धीरे धीरे अपना एटमॉस्फेयर रिच बनते गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, कार्बन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे इसी तरह हाइड्रोजन ने सभी से रिएक्शन किया। और ये देखो सभी में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है अपने एटमॉस्फेयर में, तो ये ऑक्सीजन से भी है, हर कंपाउंड में हाइड्रोजन है। ऐसा कौन सा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ना हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन वाले देख लो, सब में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन अमोनिया वाले में देख लो हाइड्रोजन है, वाटर वाले में देख लो हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है, बिकॉज हाइड्रोजन सबसे लाइटर और ये यानी हल्का, और ये बहुत ज्यादा अबुंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए ये सबसे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया है, फिर वाटर मॉलिक्यूल, फिर मीथेन मॉलिक्यूल, सबका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होते गया। जब धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होते गया तो जो गैस के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर H2O मॉलिक्यूल बना रही थी, तो धीरे धीरे वाटर कंडेंस हुआ एंड रिजल्टेड इन रेन फॉलिंग, यानी पानी बरसने लगा। पहली बार अर्थ में जब बारिश हुई होगी तो सोचो जरा कितनी एसिडिक रेन हुई होगी, यानी कितना एसिड वाली रेन हुई होगी, बिकॉज बहुत ज्यादा केमिकल्स आया होगा। ठीक है, और इसी जब रेनिंग हुई तो पानी जो अर्थ था यानी कि वाटर था वो नीचे मिट्टी सॉइल में आया, क्योंकि अब जो आयरन है ये सारी चीजों ने मिट्टी बना दी थी, सॉइल क्रिएट कर दी थी अर्थ के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और इसी तरह अर्थ था ग्रेजुअली बहुत ज्यादा कूल हो गया, और आज हमारा अर्थ देखो कितना अच्छा कूल्ड है, 37-30 इतने डिग्री पे हमारा टेम्परेचर रहता है, और हिमालय में चले जाओ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रेन वाटर धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ रिवर, स्ट्रीम्स, लेक, इन सभी फॉर्म में। स्टार्टिंग में अपने अर्थ में ओजोन जैसी कोई नाम की लेयर नहीं थी। फिर तो क्या होता था कि जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये डायरेक्टली अर्थ में आ जाती थी, और इन्हीं एनर्जी के फॉर्म ऑफ रेज के वजह से जो रे है, लाइट की रेज होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन है, इन्हीं सब की वजह से अपने यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अभी देखो कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है, रेडिएशंस है, इन सभी ने हेल्प किया हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करने में, अमोनिया को फॉर्म करने में, वाटर, लाइटनिंग एंड मेनी मोर, ये हेल्प किए फॉर्मेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड क्या है? तो मोनो जो सैकेराइड होता है ये फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट है, यानी सिंगल सैकेराइड्स। मोनो मतलब सिंगल होता है, यानी कि मोनोसैकेराइड यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल मॉलिक्यूल से फॉर्म होता हो। तो इन फर्स्ट मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये सभी के रिएक्शन से एक साथ कंबाइन होकर मोनोसैकेराइड इन्होंने फॉर्म किया। ठीक है, और मोनोसैकेराइड अपने बॉडी को अच्छे से ग्रोथ करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे प्यूरिन्स का, पिरामिडिन्स का, फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल का, इन सभी का फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, वाटर और लाइटनिंग, वोल्केनोस रिएक्शंस, और जो रेडिएशंस एंड अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इन सभी के वजह से अपने अर्थ में मोनोसैकेराइड, अमाइनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है, प्यूरिन्स, पिरामिडिन जिससे अपना न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए बनता है, और फैटी एसिड जिससे अपनी बॉडी के अंदर
अंदर जो स्किन वगैरह है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है फैटी एसिड एनर्जी के लिए, और ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें फॉर्म होती है जो कि एक लाइफ को एग्जिस्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो इन सभी का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ किसकी वजह से? मेनी रेडिएशंस और हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, वाटर, इन सभी की हेल्प से लाइफ के लिए जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ओके चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं पॉलीमराइजेशन के बारे में। देखो बहुत सारे अगर मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब सिंगल होता है, तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड अगर कंबाइन होके, ठीक है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड कंबाइन होके क्या बनाएंगे? एक बड़ा सा सेक्राइड बनाएंगे, बड़ा सा एकदम पॉलीसेक्राइड बनाएंगे जिसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो यानी कि मोनोसेक्राइड एक साथ में कंबाइन होके और ये क्या बनाएगा? पॉलीसेक्राइड, जिसे हम पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कंबाइन होकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमर एक साथ कंबाइन होकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इसने फॉर्म किया पॉलीसेक्राइड। ओके, तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा चीजें समझेंगे, जो चीजें ऊपर से रेन वाटर के थ्रू अर्थ में आके एक्यूमुलेट हुई, ठीक है, तो इस चीज को हम प्रिमिटिव ब्रॉथ कहते हैं या फिर डाइल्यूट हॉट सूप ऐसा कहा जाता था पहले। ठीक है, ऐसा जो भी चीजें अर्थ में एटमॉस्फेयर से बारिश के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू और मतलब अर्थ में आके एक्यूमुलेट हुआ इन दी रिवर और मेनी जगह में जो भी, इसे हम प्रिमिटिव ब्रॉथ कहा करते थे या फिर डाइल्यूट हॉट सूप। ठीक है, और ये जबकि पहले स्टार्टिंग में ऑक्सीजन से टोटली फ्री हुआ करता था। ओके, फिर क्या हुआ? ये जो ब्रॉथ है यानी कि ये जो सूप है, ये क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन इसका हुआ, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर कंबाइन होकर बहुत सारी चीजें फॉर्म करने लगे। इसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन हुआ टू प्लेस एंड न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। यानी देखो ना, छोटा सा यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है मान लो, ठीक है, एक छोटा सा अमाइनो एसिड है, ऐसे हजारों अमाइनो एसिड अगर कंबाइन हो तो क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन। यानी अगर छोटे छोटे अमाइनो एसिड कंबाइन हो, ठीक है, तो उनसे फिर उसी बड़े से मॉलिक्यूल को हम बड़ा सा अमाइनो एसिड नहीं कहते, हम उसे प्रोटीन नाम देते हैं कि इसका नाम प्रोटीन है। और प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड से कंबाइन होकर अपना यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। जो ये यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का होता है, छोटे छोटे मोनोमर का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन, जिसमें ये बड़ा सा एक पॉलीमर फॉर्म होता है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एग्जांपल के लिए पॉलीसेकेराइड या फिर प्रोटोप्रोटीन्स याद रखो। प्रोटोप्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन का पहला वाला सैंपल, यानी कि प्रोटीन बनने से पहले प्रोटोप्रोटीन बना था और आफ्टर ये प्रोटोप्रोटीन कन्वर्ट हुआ प्रोटीन में। और प्रोटीन अपने लाइफ के लिए बहुत ही कंसीडर्ड एज अ लैंडमार्क ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ये एक लैंडमार्क है अपने ओरिजिनेशन का, यानी लाइफ इसी प्रोटीन के वजह से ही ग्रोथ करती है, फॉर्म होती है। विदाउट प्रोटीन अपनी लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती, बिकॉज प्रोटीन के वजह से ही अपने बॉडी के अंदर एसेंशियल प्रोसेसेस डन होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और इसी प्रोटीन मॉलिक्यूल ने अपने अंदर लाइफ के रेट को यहाँ पे क्या इंक्रीज किया। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेट किया इसने, ये बात आपको याद रखना अच्छे से। यानी कि प्रोटीन की वजह से ही अपने बॉडी के अंदर जो लाइफ होती है ये एक्सीलरेट होती है और हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है और फॉर्म होती है। तो प्रोटीन इज द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो साइंटिस्ट है या साइंस है, ये सबसे बड़ा बेस प्रोटीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को मानता है फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ। बिकॉज प्रोटीन तो हमारी बॉडी में, जब भी हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा कि प्रोटीन तो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए, आरएनए यानी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी छोटी सी चीज में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही रिलेशन है अपने लाइफ के ओरिजिनेशन से। तो इस तरह साइंटिस्टों ने कुछ सोचा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाने। एग्जैक्टली न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ? बिकॉज इसी न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है यार? डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आपको पता भी है ना? हाँ, याद रखना अच्छे से, डीएनए आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये डीएनए आरएनए ही क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, और यही डीएनए आरएनए हमारी अंदर होता है, हमारे लाइफ में होता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले साइंटिस्टों ने प्रोटीन को अच्छे से समझा और प्रोटीन को इसीलिए कहा कि ये ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ का लैंडमार्क है। बिकॉज जो अपने अंदर आरएनए डीएनए प्रेजेंट है, ये खुद किससे, ये जो आरएनए डीएनए प्रेजेंट है ये डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन समझ लेंगे तो मे भी हो सकता है कि लाइफ का फॉर्मेशन समझ में आ जाए।
ठीक है। तो ऐसा कुछ रिलेशन बनाया और इन्होंने अभी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की खुद डीएनए आरएनए कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि वी नो दैट न्यूक्लियोटाइड में फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड, सुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। बिकॉज जो अपना न्यूक्लियोटाइड होता है ये किससे बनता है, तो ये बनता है फास्फोरिक एसिड से, सुगर मॉलिक्यूल से, नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं इन सभी से। यहाँ पे प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स ये जो होते हैं इन्हें नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, जहाँ पे ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, न्यूक्लियो, यहाँ पे जो भी सारी चीजें हैं तो ये सारी चीजें न्यूक्लियोटाइड के अंदर आती हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड को ऐसा माना है कि मे बी ये फॉर्म हुआ होगा फास्फोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, सुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्बिनेशन से बना होगा, ठीक है। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन, तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना आप जान चुके हो, फास्फोरिक एसिड, सुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। और ये न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म हुआ होगा, न्यूक्लिक एसिड, जिन्हें हम डीएनए आरएनए भी कहते हैं। और ये जो डीएनए आरएनए होते हैं इनके पास एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की, जो कि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग की इनके अंदर एबिलिटी होती है और इसी एबिलिटी को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ कहते हैं। बिकॉज हम खुद भी तो रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हूं बुरवसा पड़ा धड़म धड़म कदम करके और दूसरा क्लोन बन गया, ऐसे नहीं होता यार। रेप्लिकेशन मतलब हमारे अंदर के डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स ये रेप्लिकेट करते हैं और इन्हीं के रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की वजह से लाइफ की एक ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो इस तरीके से हमने कुछ न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन देखा। यानी एक बात तो डन हो गई कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से हुआ है और खुद न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक एसिड, सुगर, नाइट्रोजनस बेसिस इन सभी से फॉर्म हुआ है, ठीक है। और यही डीएनए आरएनए जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं और ये प्रोटीन पहला ही लैंडमार्क है लाइफ के ओरिजिन का। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। चलो अब कुछ साइंटिस्टों का यहाँ पे मानना है, इसके बारे में अभी हम